तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। फ्रेंड्स, आज है 4 अक्टूबर 2023 और 4 अक्टूबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस बात की हम कामना करते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ये लगभग सभी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाए, ताकि जो हमारी तैयारी है वो सुगढ़ और मजबूत हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके साथ ही हम अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज 4 अक्टूबर के इस सेशन में आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु इज़ द फर्स्ट वुमन बीइंग अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया। ये हमें बताना है कि जो रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया है इसकी जो अभी हाल ही में हेड बनी है ये कौन सी महिला है, और ये भारत की प्रथम महिला है जो कि रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया की हेड बनी है। तो हमें बताना है कि ये कौन सी महिला है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सोमा मंडल, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन सी में दे रखा है मधहबी पुरी बुच, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है रेखा शर्मा। इस प्रकार 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में जो जया वर्मा सिन्हा है ये बनी है रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया की नई हेड, जो कि भारत की प्रथम महिला है। इससे हेड बनने वाले रेलवे बोर्ड ऑफ इंडिया की हेड बनने वाली भारत की प्रथम महिला है। तो इसके आगे चलते हैं। तो द गवर्नमेंट अपॉइंटेड जया वर्मा सिन्हा एज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ द रेलवे बोर्ड, द टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। ये इसमें दे रखा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, मतलब जो रेलवे मंत्रालय है, उसकी जो टॉप डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब जो निर्णय लेने वाली बॉडी है रेलवे बोर्ड, उसकी जो हेड बनी है वो कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा बनी है, जो कि प्रथम भारतीय महिला ऐसी करने वाली बनी है अभी हाल ही में। तो ये दे रखा है मिस सिन्हा इज़ द फर्स्ट एवर वुमन टू हेड द बोर्ड इन इट्स 118 ईयर ओल्ड हिस्ट्री। ये इसमें दे रखा है कि जो रेलवे की हिस्ट्री है वो 118 साल पुरानी है। मतलब 118 साल पहले भारत में रेल ये चलाई गई थी, और ये जो रेल मंत्रालय बना था, तो इस 118 साल की हिस्ट्री में ये मिस सिन्हा है, ये पहली बार महिला इसकी हेड बनी है। इसके आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो भारत के किस प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है? तो ये जो क्वेश्चन है ये हिस्ट्री से लिया गया है, और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि आधुनिक भारत का चाणक्य कौन था? तो चाणक्य था फ्रेंड्स एक नीतिज्ञ, एक विशेषज्ञ, इसके साथ ही एक मैथमेटिशियन। मतलब ये जो चाणक्य था ये फ्रेंड्स बहुत ही कूटनीतिज्ञ था, मतलब कूटनीति में माहिर था। तो हमें बताना है कि आधुनिक भारत का चाणक्य किस प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो ये जो प्रधानमंत्री है इसमें चाणक्य जैसी बुद्धि होगी, इसके साथ ही चाणक्य जैसी कूटनीतियाँ होगी। तो किस प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के नाम से जाना जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा वीपी सिंह, ऑप्शन बी में दे रखा पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी में हमें दे रखा चौधरी चरण सिंह, और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है आईके गुजराल। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन चारों में से बताना है कि कौन से प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जाना जाता है, या फिर आधुनिक भारत के चाणक्य की उपाधि दी गई है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि पीवी नरसिम्हा राव को हम आधुनिक भारत के चाणक्य के नाम से जानते हैं। इनको आधुनिक भारत के चाणक्य की उपाधि दी गई है पीवी नरसिम्हा राव को। अब इससे रिलेटेड पॉइंट हम देखते हैं। तो पीवी नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री थे। ये हमने देखा है कि भारत के 9वें प्रधानमंत्री है पीवी नरसिम्हा राव, जो कि इनका जो कार्यकाल था वो क्या था? 1991 से 1966 के बीच में कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। इसके आगे चलते हैं। अल्पसंख्यक सरकार के मुखिया होते हुए भी कानून पारित करवाने की उनकी क्षमता के लिए उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री कैसे बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं बहुमत में। बहुमत हासिल करने के बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो फ्रेंड्स इन्हें बहुमत भी हासिल नहीं था, अल्पसंख्यक सरकार चलाई थी इन्होंने, मतलब अल्पसंख्यकों के प्रति सरकार चलाई थी। और अल्पसंख्यक सरकार के मुखिया होने के बावजूद इन्होंने फ्रेंड्स क्या किया था? जो नियम है, कानून है, उनको पारित करवाया था। तो इस प्रकार ये बहुत ही तगड़ी कूटनीति के थे। तो इस कूटनीति के होने के कारण इन्हें आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जगह मिली है। इसके आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में। विच स्पोर्ट एसोसिएशन
हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ऑफिशियल बॉडी बाय द स्पोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमें बताना है कि ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया है इनके द्वारा अभी हाल ही में किस स्पोर्ट्स एसोसिएशन को जो ऑफिशियल बॉडी का दर्जा दिया गया है, मतलब ऑफिशियलिटी मिली है, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है सिलामदाम एसोसिएशन, ऑप्शन बी में दे रखा है टाइकोंडो एसोसिएशन, ऑप्शन सी में दे रखा है रिंग बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो चारों ऑप्शन में से हमारा जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि अभी हाल ही में स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये ऑफिशियल बॉडी का दर्जा दिया है। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी है ये राइट आंसर होने वाला है। अब इससे रिलेटेड हम पॉइंट देखते हैं। तो द स्पोर्ट मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिकॉग्नाइज द हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया HAI एज द ऑफिशियल बॉडी टू रन द गेम इन द कंट्री। ये इसमें दिया गया है कि पूरी कंट्री में, पूरे देश में ये जो हैंडबॉल का गेम चलाने के लिए, हैंडबॉल के गेम को कंट्रोल करने के लिए, कंडक्ट करवाने के लिए हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया को ये अभी हाल ही में ऑफिशियल बॉडी का दर्जा दिया गया है हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। अब इसके आगे 4th क्वेश्चन में चलते हैं। तो 4th क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2021। ये इसमें बताया गया है कि जो दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021, मतलब 2021 के साल के लिए ये दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 है। ये अभी हाल ही में किसे दिया गया है? ये अवार्ड 2023 में दिया गया है। मतलब कि जो इस अवार्ड की घोषणा है ये 2 साल बाद में की गई है। तो हर बार इस अवार्ड की घोषणा 2 साल बाद में की जाती है। ऐसा अवार्ड पाने के लिए हमें लगभग 2 साल का वेट करना पड़ता है। तो इसके साथ ही हम जानेंगे कि ये दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 है, ये अभी हाल ही में 2023 में दिया गया। तो ये किसे दिया गया ये हम देखेंगे। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा है आशा पारेख को, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है वहीदा रहमान को और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है जया बच्चन को। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शंस में से अपना जो ऑप्शन सी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि वहीदा रहमान को अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब इसके साथ ही हम चलते हैं। तो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है। तो हम देखेंगे 2021 का अभी हाल ही में दिया गया है, तो इससे रिलेटेड 2019 का भी दिया जा चुका होगा और 2020 का भी दिया जा चुका होगा। तो हम देखेंगे कि क्या किसको 2019 में दिया गया और किसको 2020 में दिया गया। तो फ्रेंड्स ये जो 2019 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये किसे मिला था? ये मिला था हमारे जो बॉलीवुड इंडस्ट्री के अभिनेता है अमिताभ बच्चन, इनको 2019 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इसके साथ ही हम देखते हैं तो ऑप्शन ए में दे रखा आशा पारेख, तो इनको दिया गया था 2020 का दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो इस प्रकार ये 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने इस क्वेश्चन से बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि टोटल मिलाकर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अब इसके आगे हम आगे चलते हैं। तो 5th क्वेश्चन में दे रखा है हाल ही में कहाँ पर भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है। तो ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, करंट जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कहाँ पर दादा ये भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है चेन्नई में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है बेंगलोर में, ऑप्शन डी में हमें दे रखा है अहमदाबाद में। इस प्रकार 4 महानगरों का नाम हमें दे रखा है। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन ए है ये हमारा राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन है ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही हम कुछ और मोस्ट रिलेटेड करंट अफेयर्स का देखते हैं। तो क्या दे रखा है? तो इसके बारे में हमें दे रखा है। तो फ्रेंड्स ये जो बेंगलोर महानगर है इसमें अभी हाल ही में देश का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर है ये स्थापित किया गया था। तो ये भी अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि अभी हाल ही में देश का फर्स्ट अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर है ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो बेंगलोर में ये पहला अभी हाल ही में देश का अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर है ये स्थापित किया गया था।
तो इससे रिलेटेड हम देखते हैं कि क्या कुछ खास होने वाला है। तो नई दिल्ली में अभी हाल ही में भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया था। तो केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने नई दिल्ली में 25 सितंबर 2023 को भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। तो इसका जो उद्घाटन है किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने। इसके आगे देखते हैं, FICCI द्वारा 25 से 26 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत ऊर्जा संक्रमण शिखर सम्मेलन मतलब IETS इंडियन एनर्जी ट्रांसमिशन एस का मतलब हो गया समिट 2023 का जो दूसरा संस्करण है इसका आयोजन किया था 25 से 26 सितंबर 2023 को। तो इस प्रकार दो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए कि भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था, इसके साथ ही किसने इसका उद्घाटन किया, इसके साथ ही फ्रेंड्स इसका जो आयोजन है ये कब किया गया था, इसके दूसरे संस्करण का जो आयोजन है ये कब किया गया था। तो इसके दूसरे संस्करण का आयोजन हम देखेंगे कि 25 से 26 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया था। इसके साथ ही जो केंद्रीय मंत्री है आर.के. सिंह, इन्होंने नई दिल्ली में 25 सितंबर को इसका उद्घाटन किया था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में लगभग हम देखते हैं तो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। तो इसके आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो छठे क्वेश्चन में दे रखा है, हाल ही में कहाँ प्रथम आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N का आयोजन किया गया था, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रथम आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N है इसका आयोजन कहाँ किया गया है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है जापान में, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है इंडोनेशिया में, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है श्रीलंका में और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शंस में से अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि प्रथम आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास SX-01N है, ये अभी हाल ही में इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया था, इसीलिए बी अपना राइट आंसर होने वाला है इंडोनेशिया। इसके साथ ही इससे रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हम टॉपिक देखते हैं वो क्या दे रखा है। तो इससे रिलेटेड टॉपिक हमें दे रखा है, आसियान एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। मतलब कि जो आसियान है ये कौन है, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में 10 देश शामिल है। इसके साथ ही दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्र संघ या आसियान की स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। ये हम देखेंगे कि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि आसियान की जो स्थापना है ये कब की गई थी। तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई थी और बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। इसके साथ ही जो अभी हाल ही में आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास है SX-01N, इसका जो आयोजन है ये कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन इंडोनेशिया में किया गया है। इस प्रकार इस क्वेश्चन में भी लगभग 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे हैं। इसके आगे चलते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये हमें बताना है। कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा वर्ल्ड है, तो प्रतिवर्ष ये जो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बेटी डे है, इंटरनेशनल डॉटर डे, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा सितंबर महीने के आखिरी रविवार को, ऑप्शन बी में हमें दे रखा सितंबर महीने के आखिरी बुधवार को, ऑप्शन सी में हमें दे रखा सितंबर महीने के आखिरी मंगलवार को और ऑप्शन डी में हमें दे रखा सितंबर महीने के आखिरी शनिवार को। इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स ये जो ऑप्शन ए है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब हम देखेंगे कि प्रतिवर्ष सितंबर में हम अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो इन चारों में हम देखेंगे सितंबर महीना तो दे रखा है, लेकिन जो डेज है वो अलग अलग दे रखे हैं। एक में रविवार दे रखा है, एक में बुधवार दे रखा है, एक में मंगलवार दे रखा है और इसके साथ ही डी ऑप्शन में है शनिवार दे रखा है। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों में से अपना जो ए ऑप्शन है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि जो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है ये हम सितंबर महीने के आखिरी रविवार को सेलिब्रेट करते हैं। अब इसके साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या दे रखा है ये हम देखेंगे। हर साल सितंबर माह के चौथे रविवार को हम बेटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं और इस साल बेटी दिवस 24 सितंबर 2023 को सेलिब्रेट किया गया था। मतलब कि जो सितंबर महीने का जो आखिरी रविवार है, चौथा रविवार है, ये कब आया था? ये आया था 24 सितंबर को। तो इस बार 24 सितंबर 2023 को हमने बेटी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है अभी हाल ही में। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है ये भी अपना वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि हमने 2023 में जो अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया।
तो ये हमने सेलिब्रेट किया 24 सितंबर 2023 को। इसके आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन में। तो व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, ये हमें बताना है कि ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, ये अभी हाल ही में जारी की गई थी। तो इसके अनुसार हम देखेंगे कि जो इंडिया की जो रैंक है, इंडिया का जो पद है वो क्या है, कितने नंबर का पद इंडिया ने इसमें हासिल किया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। तो ये जो इंडेक्स है, इसके साथ ही कई और इंडेक्स भी जारी की जाती है, तो उनमें भी भारत ने अलग अलग स्थान हासिल किए हैं, अलग अलग रैंक्स हासिल की है। तो हमें बताना है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया ने कौन सी रैंक हासिल की है। ऑप्शन ए में दे रखा है 52वीं, ऑप्शन बी में दे रखा है 40वीं, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 82वीं और ऑप्शन सी में हमें दे रखा है 80वीं। मतलब 80 नंबर की रैंक इंडिया ने हासिल की है, ये हमें बताना है। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, इसमें अपना जो ऑप्शन बी है ये राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि इंडिया ने इसमें 40वीं रैंक स्थापित की है, इसीलिए ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके साथ ही हम देखते हैं तो क्या दे रखा है, इंडिया रिटेन्स 14th रैंक आउट ऑफ 132 इकोनॉमीज़ इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अब ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, ये कितनी इकोनॉमीज़ के बीच में जारी की गई थी, कितने देशों के बीच में जारी की गई थी। तो ये जारी की गई थी 132 देशों के बीच में, और 132 देशों में से इंडिया ने लगभग आधे से ज़्यादा देशों को पछाड़कर 40वीं रैंक हासिल की है। तो ये हम देखते हैं। अब इसे पब्लिश किसने किया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को किसने पब्लिश किया है, ये हम देखेंगे। तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, ये पब्लिश की गई है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, WIPO है, इसके द्वारा अभी हाल ही में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है ये जारी की गई थी। और इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत ने 40वां रैंक स्थापित किया है, हाल ही में जारी किए गए। अब इसके साथ ही जो हेनले पासपोर्ट सूचकांक है, अभी हाल ही में जारी किया गया था। तो यह भी हमें बताना है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सी हासिल की, यह हमें बताना है। तो भारतीय पासपोर्ट वर्ष 2022 में ये हमें देखना है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारतीय पासपोर्ट वर्ष 2022 में 87वें स्थान की तुलना में 7वें पायदान चढ़कर 80वें स्थान पर पहुंच गया है। तो ये भी अपना एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की। तो भारत ने हासिल की है 80वीं रैंक। इसके साथ ही ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत ने कौन सी रैंक हासिल की। तो इसमें हम बोलेंगे कि इसमें भारत ने 80वीं रैंक हासिल की है। इसके साथ ही एक और अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, इसमें भारत ने कौन सी रैंक हासिल की। तो इसमें भारत ने हासिल की है 40वीं रैंक। इसके आगे हम चलते हैं। तो ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 है, ये अभी हाल ही में जारी किया गया था। इसमें पहली रैंक किसने हासिल की है, इसमें पहली रैंक हासिल की है स्विट्ज़रलैंड ने। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन में लगभग 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इसके आगे 9th क्वेश्चन में चलते हैं। तो थिरुवोणम इज अ फेस्टिवल फ्रिक्वेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ये हम देखेंगे कि ये जो फेस्टिवल है थिरुवोणम, ये फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है, ये हम देखेंगे। तो ऑप्शन ए में हमें दे रखा तमिलनाडु, ऑप्शन बी में हमें दे रखा असम, ऑप्शन सी में हमें दे रखा कर्नाटका और ऑप्शन डी में हमें दे रखा केरला। तो ये जो ऑप्शन डी है ये अपना राइट आंसर होने वाला है। केरला है उसका ये जो फेस्टिवल है थिरुवोणम, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है थिरुवोणम। इसके साथ ही केरला का दूसरा फेस्टिवल है विशु। तो इस प्रकार केरल के 2 प्रसिद्ध फेस्टिवल कौन कौन से हैं, एक तो थिरुवोणम और दूसरा जो फेस्टिवल है वो है विशु। इस प्रकार केरल के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जो दूसरे स्टेट है जैसे कि असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो इन स्टेट्स के भी कुछ ना कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होंगे, फेस्टिवल्स होंगे। तो उन फेस्टिवल्स के बारे में हम देखेंगे। तो असम है, इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है जैसे कि असम का हो गया अम्बुबाची, इसके साथ ही हो गया भगोली बिहू, इसके साथ ही हम देखेंगे तो बैसागु और दिहिंग पटकाई। ये 4
से 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हो गए आसाम के, जिसमें अम्बुबाची, बगोली बिहू और बैसागु और दिहिंग फटकाई, ये 4 हो गई। इसके साथ ही जो तमिलनाडु स्टेट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल क्या क्या हो गई ये हम देखने वाले हैं। तो तमिलनाडु की मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो गए पोंगल, इसके साथ ही थाईपुसम, इसके आगे चलते हैं तो नत्यांजलि, और इसके आगे चलते हैं तो ये जो 3 फेस्टिवल है ये तमिलनाडु के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होने वाले हैं, पोंगल, थाईपुसम और नत्यांजलि। इसके आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन के पहले संस्करण की मेज़बानी कौन सा देश करेगा ये हमें बताना है। तो ये जो ग्लोबल इंडिया एआई का मतलब क्या हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इसका जो सम्मेलन किया जा रहा है, इस सम्मेलन के पहले संस्करण का जो आयोजन है ये कौन सा देश करेगा ये हमें बताना है। इसकी जो मेज़बानी है ये कौन सा देश करेगा, कौन सा देश इस सम्मेलन के पहले संस्करण को होस्ट करने वाला है। तो ऑप्शन ए हमें दे रखा है श्रीलंका, ऑप्शन बी हमें दे रखा है भारत, ऑप्शन सी में दे रखा है साउथ कोरिया और ऑप्शन डी हमें दे रखा है इंडोनेशिया। तो इस प्रकार ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि ग्लोबल इंडिया एआई 2023 समिट है, इसका जो पहला संस्करण है इसकी मेज़बानी भारत द्वारा की जाएगी। इसके आगे चलते हैं तो भारत 14 से 15 अक्टूबर को ग्लोबल एआई 2023 तकनीकी शिखर सम्मेलन के पहले संस्करण की मेज़बानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है, और यह कार्यक्रम इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना सकते हैं कि ये जो ग्लोबल एआई 2023 का पहला संस्करण है ये कौन आयोजित कर रहा है, इसका जो आयोजन है ये किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो सूचना और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही ये जो इस सम्मेलन में कौन कौन शामिल होंगे ये हमें बताना है। तो एआई विशेषज्ञ, इसके साथ ही शोधकर्ता, स्टार्टअप्स और जो निवेशक है वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे, ये हमें बताया गया है। तो ग्लोबल इंडिया एआई 2023 का जो प्रथम संस्करण है ये कहाँ होने वाला है, इसको होस्ट कौन करने वाला है, इसको होस्ट करने वाला भारत। इसके आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन में। तो हाल ही में कौन इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली प्रथम रेसर बने हैं। तो ये जो इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स है ये प्रतियोगिता अभी हाल ही में इंडिया में जारी कराई गई थी, मतलब इंडिया में ये प्रतियोगिता कराई गई थी। तो हमें बताना है कि इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स, तो ये पहली बार प्रतियोगिता कराई गई थी, और इस पहली प्रतियोगिता के जो विजेता बने हैं ये कौन बने हैं ये हमें बताना है। ऑप्शन ए में हमें दे रखा ब्रेड वाइंडर, ऑप्शन बी में दे रखा जॉन मीर, ऑप्शन सी में हमें दे रखा मार्को बेजेची और ऑप्शन डी में हमें दे रखा मार्क मार्केज। तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होने वाला है। मतलब कि इंडियन मोटरसाइकिल ग्रैंड प्रिक्स इसके जो विजेता है ये कौन है, इसके है मार्को बेजेची। इस प्रकार ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होने वाला है। इसके आगे हम चलते हैं तो 12 क्वेश्चन में। हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार किस राज्य ने अपने जलाशयों में तमिलनाडु को पानी छोड़ना शुरू कर दिया है ये हमें बताना है। कि ये जो कावेरी जल प्रबंधन है, ये कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, इसने अभी हाल ही में निर्देश जारी किए थे कि ये जो राज्य है जिसका हमने खालिस्तान छोड़ा है, ये राज्य अपने जलाशय से तमिलनाडु को पानी छोड़े। अब ये जो कावेरी जल है, कावेरी नदी है, इसमें जलाशयों के द्वारा पानी आता है, और जलाशयों से यदि पानी छोड़ा जाएगा तो तमिलनाडु को भी पानी मिल जाएगा इस कावेरी नदी के जरिए। तो हमें बताना है किस राज्य को अभी हाल ही में ये निर्देश दिए गए थे। ऑप्शन ए में हमें दे रखा है तमिलनाडु, ऑप्शन बी में हमें दे रखा है कर्नाटका, ऑप्शन सी में हमें दे रखा है केरल और ऑप्शन डी में हमें दे रखा है तेलंगाना। तो इस प्रकार 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि पानी किसको मिलेगा, पानी मिलेगा तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु राज्य तो छोड़ने से रहा, क्योंकि तमिलनाडु राज्य को तो पानी मिल रहा है। तो ऑप्शन ए तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इसके साथ ही हम देखेंगे कि ये जो केरल है ये भी तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है, कर्नाटका भी तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है और तेलंगाना भी तमिलनाडु का पड़ोसी राज्य है। तो ये जो तीनों ऑप्शंस है ये इसके हो सकते हैं, लेकिन जो कावेरी नदी है ये किस राज्य से होकर गुजरती है तो ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो इससे रिलेटेड हम पॉइंट देखते हैं कि क्या दे रखा है।
भारत सरकार ने अंतर्राज्यीय कावेरी जल और नदी बेसिन के संबंध में तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और पुडुचेरी राज्यों के बीच जल विवाद का निपटारा करने के लिए 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया। तो सबसे पहले तो हम देखने वाले हैं कि 2 जून 1990 को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। इसके साथ ही हम देखेंगे कि ये जो कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण है, ये किन किन राज्यों के बीच में इसका गठन किया गया। तो तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, केरल हो गया और पुडुचेरी हो गया। ये 4 राज्य हमें दिए गए हैं। तो इसके आगे चलते हैं। तो क्या दे रखा है, तमिलनाडु। दूसरे पॉइंट में क्या दे रखा है, तमिल भाषा में इसे पोन्नी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो नदी हमें दे रखी है कावेरी नदी, इसके अन्य नाम हमें दिए गए हैं कि ये कावेरी नदी है, इसको किस किस नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं पोन्नी नदी। इसके साथ ही हम जानते हैं, इसके अलावा इस नदी को दक्षिण की गंगा भी कहते हैं। अब गंगा नदी से क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पवित्र नदी है। इसके साथ ही गंगा नदी जो पवित्र नदी है, उत्तर भारत की नदी है गंगा नदी, और ये पवित्रता की प्रतीक मानी जाती है। तो इसके लिए ये जो कावेरी नदी है, ये भी पवित्रता की प्रतीक मानी जाती है, इसीलिए, और दक्षिण में बहती है, तो इसीलिए हम इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे थर्ड पॉइंट में देखते हैं। तो तमिलनाडु की कावेरी नदी पर बना कल्लनई बांध भारत का सबसे पुराना पहला बांध है। अब हम देखते हैं कि जो भारत का सबसे पुराना बांध और इसके साथ ही भारत का सबसे पहला बांध है, ये कौन सा बांध है। तो हम देखेंगे कि ये जो बांध है, ये कल्लनई बांध है। और ये कहाँ बनाया गया है, ये बनाया गया है कावेरी नदी के ऊपर। तो ये भी अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है कि भारत का सबसे पुराना बांध या भारत का सबसे पहला बांध किस नदी पर बना है। तो ये बना है कावेरी नदी पर। इसके साथ ही इस बांध का क्या नाम है, तो इस बांध का नाम है कल्लनई बांध। इसके आगे फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं। तो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया था। अब आता है अपना मोस्ट पॉइंट कि जो कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण है, अब ये जो कर्नाटका है इसका पड़ोसी राज्य है। तो कर्नाटक को आदेश दिया था कि वह तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक पानी जारी करे। प्राधिकरण ने 18 सितंबर को यह आदेश दिया था और आदेश के तहत कर्नाटक को 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देना था। अब ये था अपना आदेश। तो आदेश किस राज्य को दिया गया था, आदेश दिया गया था कर्नाटक को कि कर्नाटक अपने जलाशय को थोड़ा फ्री करे ताकि उन जलाशयों से पानी होते हुए नदी के जरिए तमिलनाडु को भी पानी मिल सके। ये अपना पॉइंट था। तो 28 सितंबर तक तमिलनाडु को पानी देने का अभी हाल ही में कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण ने कर्नाटक को आदेश दिया है। तो इस आदेश के जरिए कर्नाटक को तमिलनाडु को कितना पानी देना था, 5000 क्यूसेक। तो ये अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही हम देखेंगे कि 1 क्यूसेक क्या होता है और 1 क्यूसेक का जो मान है वो क्या होता है। तो 1 क्यूसेक का मतलब होता है 28.317 लीटर प्रति सेकंड। तो 1 क्यूसेक का मतलब क्या होता है, जैसे कि फ्रेंड्स हमने कोई ऐसा बर्तन लिया, घनाकार हमने बर्तन लिया जिसकी 1 फीट लंबाई हो, 1 फीट चौड़ाई हो और 1 फीट ऊंचाई हो। तो उस बर्तन में जो कितना पानी हमें मिल सकता है, तो उसमें 28.317 लीटर पानी हमें मिल सकता है। और यदि 28.317 लीटर पानी प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड का 28.317 लीटर पानी है, ये तमिलनाडु को दिया जाना चाहिए। ये इसमें दिया गया था। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर 5000 क्यूसेक पानी है, ये तमिलनाडु को देना था कर्नाटक राज्य को अपने जलाशय से। इस प्रकार ये जो कावेरी जल विवाद है, ये कर्नाटक, तमिलनाडु और इसके साथ ही केरल और पुडुचेरी के बीच में चल रहा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आज का। तो इस प्रकार आज के हमने 12 क्वेश्चन पढ़े हैं। तो ये जो 12वां क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि फ्रेंड्स ऐसे ही जो दोस्त है अपने जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी मदद मिल सके इन वीडियोस के माध्यम से, और वो भी अपनी जो तैयारी है
वो बहुत ही हाई लेवल की तैयारी कर सके। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।